Hello friends, welcome to BSc Semester 5 Microbiology and Biotechnology lectures. In both these semesters, we are discussing paper 501 and paper 8 respectively. In both papers, we are studying molecular genetics. In paper 501 unit 2, there are topics of replication. In biotechnology paper 8 unit 2, there are also topics of replication. Now in microbiology paper 501, there is a more emphasis on bacterial replication, while in biotechnology paper 8 there is equal almost emphasis on bacterial and eukaryotic replication. तो आप लोग सबको पता ही है कि हमने ये दोनों पेपर्स के यूनिट 2 के अंदर जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है इसको फिनिश किया हुआ है, मतलब कि बैक्टीरियल रेप्लिकेशन माइक्रोबायोलॉजी के पेपर 501 में फिनिश किया है और यूकैरियोटिक और बैक्टीरियल रेप्लिकेशन हमने पेपर 8 में फिनिश किया है. हमने लास्ट एक इंटरनल एग्जामिनेशन कंडक्ट की थी, ये ऑनलाइन बेसिस पे की गई थी कंडक्ट और एमसीक्यू के पैटर्न पे थी. यूनिवर्सिटी भी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही है वो भी एमसीक्यू पैटर्न पे है, बराबर. और इन फ्यूचर बाय लुकिंग एट द सर्कमस्टांसेस, स्पेशली द कोविड सर्कमस्टांसेस, देर आर ग्रेट चांसेस दैट यूनिवर्सिटी ऑल्सो कंडक्ट योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑन अ ऑनलाइन बेसिस. मतलब कि आपके एचएनजीयू की फ्यूचर एग्ज़ाम भी हो सकती है कि कम्प्लीटली ऑनलाइन बेसिस पे हो और एमसीक्यू पैटर्न पे हो, और इसीलिए हमें कंटिन्यूसली एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना नेसेसरी है. तो आज इस लेक्चर में हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं. टॉपिक है बैक्टीरियल रेप्लिकेशन. तो शैल वी स्टार्ट? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. ओके, विच मॉडल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. बराबर, तो कौन सा मॉडल बैक्टीरियल रेप्लिकेशन में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है? 3 ऑप्शंस हैं: सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल, डिस्पर्सिव मॉडल एंड ऑल ऑफ अबव. बराबर, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहता है कि इन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बोथ स्ट्रैंड्स सेपरेट एंड ईच पेरेंटल स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर अ सिंथेसिस ऑफ अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड एट द एंड ऑफ रेप्लिकेशन व्हेन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू 2 डबल स्ट्रैंडेड न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स. In each new DNA molecule, one strand is completely old in nature, parental in nature, and one strand is completely newly synthesized strand. तो इसको ही हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि इन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और इवन इन वायरसेस रेप्लिकेशन मेनली अकर बाय सेमी कंजर्वेटिव मॉड और अकॉर्डिंग टू सेमी कंजर्वेटिव मॉडल. तो क्वेश्चन 1 का आंसर है ए, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल. चलो, विच साइंटिस्ट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. बराबर, तो कौन से वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्चुअली फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया कि इस रेप्लिकेशन मेनली अकर्स बाय सेमी कंजर्वेटिव मोड? तो वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने जब अपना फेमस 1952 वाला 3 डायमेंशनल मॉडल प्रपोज किया था, 1953 वाला सॉरी, बराबर, तो उन्होंने अपने मॉडल में एक्चुअली एक हिंट दी थी कि बाय लुकिंग एट द कम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ अ डीएनए स्ट्रैंड्स इट इज़ वेरी इजी टू कॉपी देम. मतलब कि वॉटसन एंड क्रिक ने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से रेप्लिकेशन होने की हिंट दी थी, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया था. ये जो फेमस काम था ये किया था मिचेल्सन और स्टाल ने. तो मिचेल्सन और स्टाल वर द साइंटिस्ट हु फर्स्ट गेव द experimental proof that DNA replication only occurs by semi conservative mode. तो second question का आंसर है Michelson and Stahl. Third, which technique was central to Michelson-Stahl experiment? तो कौन सी टेक्निक यूज़ की थी Michelson-Stahl एक्सपेरिमेंट ने अपने एक्सपेरिमेंट में, जिन्होंने प्रूव किया कि रेप्लिकेशन ओनली अकर्स बाय सेमी कंजर्वेटिव मोड? तो उसका आंसर है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. तो उन्होंने जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है, स्पेशली जो हेवी और लाइट डीएनए मॉलिक्यूल्स है, इनको सेपरेट करने के लिए इन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ किया था, और वो थे सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. चलिए दूसरा एक क्वेश्चन है, विच आइसोटॉप वॉज यूज्ड इन Michelson-Stahl एक्सपेरिमेंट? तो कौन सा आइसोटॉप यूज़ किया गया था? तो ये था हैवी आइसोटॉप N15. नॉर्मल जो आइसोटॉप होता है, बराबर, नॉर्मल नाइट्रोजन होता है, ये N14 होता है, दैट इज़ लाइटर इन नेचर, वाइल N15 इज़ अ नॉन रेडियो एक्टिव
heavy isotope of nitrogen, and that was used by Michelson and Stahl in his experiment. उन्होंने क्या किया था, तो पहले उन्होंने इकोलाई सेल्स को 15 NH4Cl मीडिया में ग्रो करने दिया था, वेयर 15 NH4Cl वॉज अ सोल नाइट्रोजन सोर्स. उन्होंने इकोलाई को ग्रो करने दिया इन अ 15 NH4Cl मीडिया, जहाँ पे जो नाइट्रोजन सोर्स था वो 15 नाइट्रोजन कंटेनिंग NH4Cl था. बाद में इन्होंने एक्चुअली इस इकोलाई को ट्रांसफ़र किया 14 NH4Cl मीडिया में. जब इकोलाई सेल्स 15 NH4Cl मीडिया में ग्रो करते हैं तो इकोलाई का जो नाइट्रोजन होता है दैट बिकेम बेसिकली हैवियर नाइट्रोजन. तो डीएनए भी हैवियर नाइट्रोजन पजेस करता है और इसको हम हैवी डीएनए बोलते हैं. लेकिन जब रेप्लिकेशन 14 NH4Cl मीडिया में होता है तो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होती है, ये 14 नाइट्रोजन पजेस करती है, और इसीलिए ओल्ड स्ट्रैंड, पेरेंटल स्ट्रैंड और न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए ये डेंसिटी का डिफरेंस यूज़ किया जाता है. और ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में बड़ी अच्छी तरह से मिचेल्सन एंड स्टाल ने क्या किया था, यूज़ किया था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ हैवी इंटरमीडिएट डेंसिटी एंड लाइट डेंसिटी डीएनए आफ्टर द 5th जनरेशन. तो 5th जनरेशन के बाद, बराबर, मिचेल्सन एक्सपेरिमेंट में को हम फॉलो कर रहे हैं, और 5th जनरेशन के बाद जो 3 टाइप के डीएनए है इसका डिफरेंस क्या होगा. ये है हेवियर डीएनए, इंटरमीडिएट डेंसिटी डीएनए एंड लाइटर डीएनए. देखिए इसमें समझ ले कि हेवियर डीएनए का मतलब क्या होता है. हेवियर डीएनए का मतलब होता है कि दोनों स्ट्रैंड्स होती है ये 15 नाइट्रोजन पजेस करे, तो इसको हम हेवियर डीएनए बोलते हैं. इंटरमीडिएट डेंसिटी डीएनए का मतलब क्या होता है कि एक जो स्ट्रैंड होती है ये 50 नाइट्रोजन पजेस करती है, दूसरी स्ट्रैंड होती है ये पजेस करती है लाइटर स्ट्रैंड, मतलब लाइटर 14 नाइट्रोजन. अब एक्चुअली और लाइटर डीएनए मतलब कि दोनों स्ट्रैंड 14 नाइट्रोजन पजेस करती है. अब 5th जनरेशन के बाद अगर पहली बार सेल डिवाइड होगा तो 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे और दोनों इंटरमीडिएट डेंसिटी के होंगे. जब दूसरे बार डिवीज़न होगा तो टोटल 4 डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसमें 2 HL होंगे मतलब कि 2 इंटरमीडिएट वाले होंगे और 2 लाइट डेंसिटी वाले होंगे मतलब कि LL होंगे. 3rd डिवीज़न के बाद अब 8 डीएनए मॉलिक्यूल हो जाएंगे, जिसमें से 6 LL होंगे जबकि बराबर जो 2 होंगे वो HL होंगे. 4th डिवीज़न के बाद टोटल 16 डीएनए होंगे, जिसमें 2 HL होंगे और बाकी के 14 LL होंगे. और 5th डिवीज़न के बाद टोटल 32 डीएनए होंगे, जिसमें से 2 HL होंगे और 30 LL होंगे. अब इसका मतलब होता है कि 5th जनरेशन के बाद जो हेवियर डीएनए होगा वो तो किसी भी सेल में नहीं पाया जाएगा, ये 0 होगा. जो इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला डीएनए होगा ये एक्चुअली 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे, जबकि 30 ऐसे होंगे जो लाइट डीएनए हो, मतलब कि दोनों कंप्लीटली 40